सम मोर क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो पहला क्वेश्चन है, एक चार्ज है +2 माइक्रोकूलम, ये मैंने तुमसे पूछा भी था, होमवर्क के लिए दिया था। एक चार्ज है, मैंने क्या दिया था, मैंने ये दिया था 1 माइक्रोकूलम का 4 माइक्रोकूलम, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है मान लो F1, इस पे फोर्स लग रहा है F2। फाइंड F1 रेशियो F2। F1 क्या है, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम, और F2 क्या है, फोर्स ऑन -4 माइक्रोकूलम। अच्छा, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम जो है वो किसके वजह से है, F2 की वजह से नहीं, -4 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से। अरे 1 माइक्रोकूलम चार्ज पर जो फोर्स है जिसको हमने F1 बोला है, वो फोर्स किसके वजह से, और इसके ऊपर जो F2 फोर्स है वो किसके वजह से, इसके वजह से, है ना। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे रिपेल। इस पे जो फोर्स F1 वो किस तरफ होगा, इस तरफ, और इस पे जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगा, अरे बताओ। तो दोनों पर जो फोर्स F1 और F2 दोनों का रेशियो बताना है, करो। मास की जरूरत नहीं है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला केवल मास इंटू एक्सेलरेशन थोड़ी होता है। अरे कौन सा फोर्स है इस पे, कूलम फोर्स, और कूलम फोर्स पर पहले क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो पहले, राइट द क्वेश्चन। कर रहा है तू ठीक है, स्टार्ट हो गया। देखो F1 हो जाएगा के, बताओ 1 4, तू बता, क्योंकि एक F1, अच्छा हम दोनों लगा रहे हैं, तू बता। एक पे निकाल रहे हैं। अरे मैंने पहले दिन बताया था जब मैंने चार्ज बताया था, Q1 Q2 और दोनों के बीच का R। तो हम बताया था फोर्स ऑन इस पर 1 बाय 1 बताओ भाई, यही आएगा। और फोर्स ऑन 2 क्या आएगा, K4 1 R स्क्वायर। फोर्स का रेशियो क्या आएगा, अरे बताया था। ये क्वेश्चन मैंने उसमें दिया था पेपर में, जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर वो हुआ था ना, PT1 जो बोलते हैं उसको। ये क्वेश्चन नहीं दिया था, गलत करा था उन्होंने। मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिया था, फोर्स रेशियो बताओ। फोर्स रेशियो तो फोर्स रेशियो नहीं पता उन्हें, तभी गलत करा उन्होंने। फोर्स रेशियो 1:1 ही आएगा, क्योंकि फोर्स मतलब उन्होंने क्या, उनकी क्या कंफ्यूजन थी, 1 पर कम फोर्स लगेगा 4 पर ज्यादा लगेगा। अरे यही तो कंफ्यूजन होती है, बताओ भाई, यही तो कंफ्यूजन, 1 पर कम फोर्स लगेगा 4 पर ज्यादा लगेगा, जबकि फोर्स सेम लगेगा। क्योंकि फोर्स केवल उस चार्ज पर, दोनों पर डिपेंड करता है। इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस पर भी डिपेंड करेगा और इस पे भी डिपेंड करेगा, यानी जिस पर फोर्स लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा और जिसके द्वारा लग रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा। Q1 इंटू, हाँ तो भी 3 हो जाए, अभी बात कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, ये नहीं है क्वेश्चन, तो हो गया क्वेश्चन। एक्चुअल में है अगर दोनों का मास सेम है तो A1 रेशियो A2 बताओ। तो एक्सट्राएशन का रेशियो बताओ, दोनों का रेशियो, दोनों पे एक्सट्राएशन का रेशियो। मिटा दो ये,
44 डिग्री सेल्सियस मैंने याद था इसको ठीक है, वैसे करने की जरूरत नहीं है। पता है, लेकिन पहली बार तो ऐसे करेंगे, बाद में बताएंगे कैसे होगा डायरेक्ट। हाँ भाई बताओ, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेरेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले वाले का एक्सलेरेशन a1 है, पहले वाले का एक्सलेरेशन a1 है, a1 इस तरफ होगा और इसका एक्सलेरेशन इस तरफ होगा। अरे फोर्स इस तरफ लगेगी तो एक्सलेरेशन इस तरफ होगा। तो a1 क्या होगा, a1 होगा, a कितना होगा, देखो ध्यान से समझ लो, a क्या होगा f अपॉन m। तो a1 क्या होगा f1 अपॉन m, और a2 क्या होगा, और f1 और f2 बराबर है। अरे जिस पे जितना इस पे फोर्स लगा उतना इस पे फोर्स लगा। तो a1 रेशियो a2 जब करेंगे तो f1 अपॉन m डिवाइड बाय f2 अपॉन m, a1 अपॉन a2 इक्वल टू f1 अपॉन m इंटू m अपॉन f2। तो ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिख लो, m1 लिख लो, इसको m2 लिख लो। मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको a1 के लिए m1 m2 ऊपर चला जाएगा, m1 नीचे चला जाएगा। तो m2 अपॉन m1 और f2 अपॉन f1 अपॉन f2, यही है। क्या फोर्सेस बराबर है, F1 यानी जितना इस पे फोर्स लगा उतना ही न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है। फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर तो बराबर हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा देखना ध्यान से, a1 अपॉन a2 इक्वल टू m2 अपॉन m1। ठीक है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू m2 बाय m1, और मासेस बराबर दे रखे हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, m अपॉन m कट जाएगा। तो a1 रेशियो a2 आ जाएगा 1, a1 मतलब दोनों का एक्सप्रेशन सेम है 1:1, यानी कि दोनों का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्वेश्चन कर लिया आंसर निकालिए नहीं, वो समझो, कंसेप्ट समझो इसका। यहाँ पे कंसेप्ट ये कह रहा है कि फोर्सेस तो सेम रहेंगे हमेशा, कूलम्ब फोर्स हमेशा सेम रहेगा, जितना इस पे उतना इस पे। एक्सेलरेशन जो डिपेंड करेगा वो मास पर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन मास पे ऐसे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, मतलब इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, जिसको पता है ये कंसेप्ट पता है, क्योंकि फोर्स तो सेम ही है, तो जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स तो सेम ही है। तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन किस पर डिपेंड करेगा, मास पर। तो सीधा सीधा देख लेगा, अच्छा मास सेम है तो एक्सेलरेशन का रेशियो 1:1 डायरेक्ट, इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फोर्स तो सॉल्यूशन का मान होएगा है वो कट जाएगा सेम है, फोर्स डबल लगा। हाँ फोर्स तो वही है ना, फोर्स तो वही है, मानना क्या है ही वही। जैसे फोर्स ऑन 1 निकालें, जैसे फोर्स ऑन 1 निकालें तो फोर्स ऑन 1 क्या होगा, K1, इस पे फोर्स निकाल रहा हूँ 1 इंटू में 4 अपॉन r², है ना, ये हो गया फोर्स। और दूसरे वाले पे कितना फोर्स होगा, दूसरे वाले भी होगा है, एक मिनट होगा, हाँ दूसरे वाले पे भी यही फोर्स होगा। दूसरे वाले पर F2 बताओ, F2 K4 इंटू 1 अपॉन r। क्या ये हमेशा ही होगा, कूलम्ब फोर्स हमेशा ही पोलर अपोजिट होगा, तो फोर्स तो हमेशा ही कटेगा। अरे जब समझ लो बेटा, एक्सेलरेशन का रेशियो होगा तो फोर्स तो हमेशा ही कटेगा, हमेशा। तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा मास पर, मास सेम है तो एक्सेलरेशन का रेशियो 1 आएगा। मास जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा, ये याद रख लेना। मान लो सुबह मास इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन इज कम, एक्सेलरेशन इज लेसर, है ना।
अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट, लिख लो जल्दी से इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है, वो कर दिया लॉक, हाई ब्राइटनेस वाला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। फाइंड F1 रेशियो F2 और A1 रेशियो A2, या एक्सलेरेशन फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन रेशियो फोर्स ऑन प्रोटॉन, एक्सलेरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन रेशियो एक्सलेरेशन ऑन प्रोटॉन। ये क्वेश्चन है, ट्राई करो जल्दी से। और दो तुम्हें पता होना चाहिए, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ई, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.6 10 पावर -27 kg। 1.8 1/8 1/18 है। हाँ ऐसा कुछ रहता है, 1 बाय, ऐसा कह सकते हो। मास ऑफ प्रोटॉन 1862 टाइम्स होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट। 9.1 डिवाइड बाय 1.67 डिवाइड बाय 9.1 इंटू में प्लस 31 4। हाँ 1835 आ रहा है, 1835 है। मतलब तुम्हें रेशियो बताना है, या ये कह लो रेस किसका एक्सलेरेशन ज्यादा होगा। ये F1/F तो सेम रहेगा। आंसर तो ये तो सीधा ही हो जाएगा। अरे जितना इस पे फोर्स लग रहा है उतना इस पे फोर्स लग रहा है। जब फोर्स सेम है तो एक्सलेरेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स सेम है तो एक्सलेरेशन क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जिसका मास ज्यादा है, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सलेरेशन कम, जिसका मास कम उसका एक्सलेरेशन ज्यादा। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखो। 1:835 रेशियो 1। बताओ, मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से कैसे लिखना है, घर पे प्रैक्टिस करना है इसको दोबारा। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या ये इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अरे इसमें कोई दिक्कत है तो अब देखो, एक्सलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सलेरेशन ऑफ प्रोटॉन, ये फॉर्मूला कब वैलिड है याद रखना, जब फोर्स सेम है। ये तभी वैलिड है, ऐसा मत कर देना हमेशा। कंडीशंस होती हैं तो कंडीशंस याद रखनी। कंडीशन ये है कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सलेरेशन। अगर फोर्स सेम है, तुमने पढ़ा ये पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको, बॉयल्स लॉ। अरे बॉयल्स लॉ पढ़ा है कब, कंडीशन क्या कंडीशन है इसके पीछे, बॉयल्स लॉ नहीं पढ़ा तुमने, केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। क्या कंडीशन होती है इसके पीछे, फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू nRT, गैस कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट है तो कांस्टेंट है ही, अगर टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो जाए तो PV बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो P इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम, कांस्टेंट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से क्या लिखे हैं भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगाते हैं, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लगाकर
मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को जब हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो अगर कांस्टेंट को हटाएंगे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ जाएगा। यही से आता है पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब यहां पर देखो अपने वाले में फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स ऐसे लिख सकते हैं, और एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन मास। और अगर फोर्स कांस्टेंट है, दोनों में सेम फोर्स लग रही है, तो क्या लिखेंगे, अरे कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट हटाया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गया, तो सेम यहाँ पर है, कांस्टेंट हटाया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ गया। तो ऐसे ही है एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये पूरे फिजिक्स का नियम है अगर फोर्स सेम है तो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जितनी फोर्स लग रही है उतनी किस पे लग रही है, प्रोटॉन पे। तो जब सेम फोर्स लग रही है तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इनवर्स। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नीचे आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनवर्स प्रोपोर्शनल। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1835 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो साफ साफ समझ आ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा, है ना। अब यहां से देख के बताओ किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, किसका, प्रिंस, इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। जैसे आप नंबर लिख रहे हो 10 इक्वल टू 5 इंटू 2, अब मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी संख्या बड़ी है, ये है ये, मैं ये पूछ रहा हूँ ये बड़ी है या ये बड़ी है, 10 बड़ी है ना। ऐसे यहां पर है, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा तब जाके इसके बराबर हुआ, ठीक है, तो ये बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, है ना। जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा तब जाके 10 मिला। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो भी संख्या है उसको जब 1835 से मल्टीप्लाई करा तब जाके ये मिला है, तो मतलब ये वाली संख्या इससे 1835 टाइम्स ज्यादा है, जैसे 10 2 से 5 टाइम्स ज्यादा है। फिर समझ आया ये चीज। तो यहां से कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी 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 ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, मतलब कौन ज्यादा एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेशन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एक्सेलरेट करेगा। क्यों, क्योंकि उसका मास कम है। इसको वैसे समझ सकते हैं फिजिक्स से, बहुत आसान है। कैसे, मान लो ये है, ये 2 है, ध्यान से देखो, ये 2 है, इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है, दोनों पे सेम फोर्स लगे, सेम फोर्स से दोनों को खींचा जाए, कौन ज्यादा तेजी से, है ना, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा क्योंकि मास हल्का है इसका। ऐसे ही है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है, तो वो तेजी से जाएगा, प्रोटॉन उतनी तेजी से नहीं जा पाएगा क्योंकि प्रोटॉन का मास हैवी है। तो ये फिजिक्स के हिसाब से, और मैथ्स तो तुम्हें पता ही रही है ये चीज जो हमने बोला है, ठीक है, लिख लो जल्दी से। बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आते रहेंगे ये चीजें, तो ये याद रखना, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास कब, जब फोर्स सेम है, व्हेन फोर्स इज सेम। और हमेशा मिलेगा एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कम मिलेगा, क्योंकि फोर्स दोनों पे सेम लग रही है। ठीक है, बोलो, फोर्स दोनों पे सेम लग रहे हैं, मिटा दो, फिर समझ आया ये चीज। ठीक है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, पर जब दोबारा तिबारा चौथी बार पढ़ोगे इस चीज को तो याद हो जाएगा, मतलब तुम्हें एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर होगी पहले के कंपेयर में। कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू, इस वैल्यू से मैंने डायरेक्ट बता दिया ना, ये डिवाइड करना पड़ता है भाई, तुम डिवाइड करते पहले इसको रखते फिर इसको रखते फिर डिवाइड करते, यही आंसर आता है। मैंने डिवाइड करके पहले ही बता दिया, 1835 आएगा। हाँ
डिवाइड करते फिर लॉन्ग टाइम लगता, अब डायरेक्ट कर दिया। तो इसको याद रख लेना है ना। ओके, मास ऑफ, एक क्वेश्चन होमवर्क, वही एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, दोनों का मास तुम्हें पता ही है। क्या इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा चार्जेस की वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा मास की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स बताया था थोड़ा सा, एक m1 बॉडी है, एक m2 बॉडी है, ये मास की वजह से फोर्स लगता है। भाई ये बॉडी है जिसका मास m1 है, ये बॉडी है जिसका मास m2 है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये जाएगा इस तरफ, ये जाएगा इस तरफ। कितना फोर्स वीक होता है, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है, कितना होगा Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर। और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स तुम्हें पता ही है, Q1 Q2 r डिस्टेंस, तो चार्ज की वजह से क्या फोर्स होता है, K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू तुम देख लेना खुद से, K की वैल्यू तुम्हें पता ही है, G की वैल्यू कितनी है 6.67 10 पावर माइनस या 9. जो भी है देख लेना है ना। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या मासेस भी हैं दोनों के पास, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों का रेशियो निकालना। कौन सा स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा पहले बताओ, ये वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में K की वैल्यू होती है 10 पावर 9। हाँ, तो 10 पावर 9 यानी लगभग 10 करोड़ कुछ ऐसे। और ये है G की वैल्यू 10 की पावर -11, माइनस में बहुत कम है, बहुत वीक होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होता है। तो ऊपर स्ट्रांग फोर्स है, नीचे वीक फोर्स है, तो जो भी आंसर आएगा वो 10 की पावर प्लस कुछ आएगा, है ना। मतलब जैसे ऐसे अगर इसको सॉल्व करोगे, Fe बराबर जो भी आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई Fg, तो यहाँ पे कुछ बड़ा नंबर आएगा कि इस वाले फोर्स के कंपेयर में ये वाला फोर्स कितने टाइम्स ज्यादा है। और मैं बताऊं शायद 10 की पावर 38, 10 की पावर 40 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और देख लेना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये निकालना है पहला होमवर्क, ठीक है। दूसरा आपको निकालना है वही इलेक्ट्रॉन, वही प्रोटॉन, वही दोनों के बीच का डिस्टेंस r, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो सेम रहेगा, 1:1 ही रहेगा। अरे जितना ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर उतने ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर रेशियो सेम रहेगा। आपको निकालना फिर से वही एक्सट्राक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन एक्सट्राक्शन ऑफ प्रोटॉन। सेम रहेगा, जिसका वही रहेगा इसमें। कौन से फोर्स की वजह से, जिसका मान ज्यादा रहेगा उसका रहेगा। हाँ ये तो सेम ही रहेगा, इसका छोड़ो, इसमें निकालना। नहीं नहीं, मैं इसमें ये निकाल रहा हूँ, एक्सट्राक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन एंड एक्सट्राक्शन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ सो, इस पे फोर्स लग रहा है कौन सा, चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव फोर्स, उसकी वजह से एक्सट्राक्शन आएगा। इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स है, उसके वजह से एक्सट्राक्शन आएगा। तो दोनों का रेशियो छोड़ो, तुम इतना छोड़ो, यही निकाल लेना फोर्स ही, ये आसान है, ये आसान है, मतलब ये ठीक है। एक्सट्राक्शन तो वही आएगा, एक्सट्राक्शन का रेशियो तो लगभग सेम ही आएगा, तुम ये निकाल लेना फोर्स का रेशियो, ठीक है। ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, केवल m1 m2 q1 q2 और ये इनमें वो आएगा, ठीक है। लिख लो या मिटा दो। नेक्स्ट नहीं क्वेश्चन,
शुरुआत के 2 टॉपिक हैं जिसमें क्वेश्चन ज्यादा है, उसके बाद तो इतने टॉपिक नहीं है। उनके इतने क्वेश्चन भी नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन है ये वाला नहीं। ये क्वेश्चन देखो, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं, एक पे चार्ज है 16 माइक्रोकूलम और दूसरे पे चार्ज है -8 माइक्रोकूलम। ठीक है, नहीं ऐसे ही। और इनको कुछ डिस्टेंस अपार्ट रख दिया, कुछ नहीं बोला जाए तो R मान लो अपने आप, है ना। उस डिस्टेंस को क्या मान लो, R। और इनके बीच में जो फोर्स है वो F है, वो निकाल दोगे आप। इनके बीच में फोर्स क्या है, F, निकाल लोगे खुद। फोर्स इज F, अरे F तो निकल जाएगा, K 16 मल्टीप्लाई 8, 1 क्यों आएगा, रेशियो 1 आएगा। इस पे जो फोर्स लग रहा है, इस पे जो फोर्स लग रहा है, उनका रेशियो 1:1 आएगा। फोर्स की वैल्यू तो होगी, मान लो इस पे लग रहा है 16 न्यूटन, तो इस पे भी कितना लगेगा, 16 न्यूटन, तो 16:16। फोर्स की वैल्यू तो होगी कुछ, हमें नहीं पता 16 होगी, 20 होगी, 1000 होगी, वो तो तुम्हें निकालनी है। तो उस फोर्स की वैल्यू F है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करा, दोनों चार्जेस को टच करा दिया, टच करा के वापस से उसी डिस्टेंस पर रख दिया। नहीं, R कम नहीं करा, टच करा के वापस उसी डिस्टेंस पर। दे टच each other and placed at the same distance, find force। मतलब पुराने वाले के कंपेयर में नया फोर्स कितना हो जाएगा, पुराना वाला F है तो नया वाला फोर्स क्या होगा, पहला ऑप्शन F/2, F ही रहेगा या कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ये है F रहेगा, या F/8 18 हो जाएगा, या F/8 हो जाएगा। मतलब सेम टच करने के बाद कितना होगा, टच करने के बाद वापस से उसी जगह पर रख दिया, तो अब जो नया फोर्स आएगा टच कर दिया। रोक दो। और इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी इसको। देखो अब ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट करने की जरूरत है। देखो पहले तो मैं पूरा करके बताता हूँ। F कितना होगा, दे रखा है कि इन दोनों के बीच में फोर्स F है, तो निकाल लेते हैं। K 16 गुना 8 गुना माइक्रो कह रहा है, तो माइक्रो इंटू माइक्रो, माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा। अरे मैं बता रहा हूँ माइक्रो पड़ जाएगा, इसलिए मैंने दिखाने के लिए लगाया भाई। 16 माइक्रो है, क्या है बताओ, इसमें भी आएगा, इसमें बजेगा। यहाँ पर क्या है, 16 माइक्रो है ना, क्या है 16 माइक्रो। अब 16 माइक्रो तो पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, 16 इंटू 10⁻6 लिखूं, फिर 8 इंटू 10⁻6 लिखूं, तो 10⁻6 10⁻6 10⁻12 हो जाएगा। इसके लिए मैंने माइक्रो स्क्वायर लिख दिया। ये भी तो 10⁻12 भी होगा, अरे 10⁻6 का होल स्क्वायर 10⁻12 अपॉन R स्क्वायर। अब नया फोर्स कितना होगा, F डैश बोल देते हैं K। जैसे इनको टच करा के अलग कराएंगे, क्वेश्चन ने कह रखा है कि दोनों आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है तो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज है, तो बराबर बराबर। अगर ऐसा होता, मान लो एक के पार रेडियस R है, एक के पार रेडियस 2R है, फिर तो हमें पूरा निकालना पड़ता Q1 प्लस Q2 अपॉन मल्टीप्लाई R अपॉन 3R, इस पे चार्ज आता Q1 प्लस Q2। अरे याद आ रहा है तुम्हें कैसे निकालते थे, लिखवाया था ना तुम्हें, मैंने कहा था क्वेश्चन में काम आएंगी ये चीजें। ऐसे तो निकालते थे चार्ज जब टच कराते थे या किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते थे। अरे याद आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ। मुझे तो ऐसा लग रहा है याद नहीं आ रहा तुम्हें। पीछे देख लो चाहे तो, देख लो चाहे पीछे। तो ये कब लगाते थे,
फॉर्मूला ये तब लगाते थे जब दोनों आइडेंटिकल नहीं होते थे, एक का रेडियस आर है, एक का रेडियस 2r है, एक का रेडियस r है, एक का रेडियस 3r है, तब लगाते थे। लेकिन यहाँ तो दोनों आइडेंटिकल बॉडीज कही गई है, यानी दोनों का रेडियस सेम है, तो इसमें आधा आधा हो जाएगा। तो शुरुआत में कितना चार्ज है बताओ? 8 माइक्रोकूलम। अरे 16 माइनस 8 माइक्रोकूलम, तो आधा आधा बढ़ जाएगा, तो नया फोर्स आएगा, है ना। एक हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, एक होएगा 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस सेम है r, तो हो जाएगा 4 इंटू अपॉन r स्क्वायर, और माइक्रो स्क्वायर। तो नया फोर्स पूछा है, तो F डैश अपॉन F, तो F कितना है के 4 इंटू माइक्रो का स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और डिवाइड बाय के 16 गुना 8 गुना माइक्रो स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, है ना। के से कट गया 8, तो भी हो, इससे 2 पे गया, इससे 4 पे गया, तो F डैश अपॉन F इक्वल टू 1/8, और F ऊपर जाएगा तो F/8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी, ये डायरेक्ट कैसे होता, तुम्हें बस ये करना था। ये क्वेश्चन, ये वाला चार्ज कितना हो गया फाइनली 4 माइक्रोकूलम, और ये वाला चार्ज कितना हो गया 4 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो तुम्हें सिखाया गया था कि अगर Q1 चार्ज कितने टाइम्स हो गया 1/4 हो गया, अरे पहले 16 था फिर 4 हो गया। Q2 चार्ज बाय 2 हो गया, अरे माइनस प्लस छोड़ो, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं हम तो चार्ज का, यहाँ मैंने कहीं माइनस लिया है। अब देखो यहाँ माइक्रो स्क्वायर भी कट गया, मैं कह रहा था ना माइक्रो स्क्वायर कट जाएगा, तो इसलिए हमने माइक्रो लेने की जरूरत है नहीं। तो चार्ज 8 से कितना हो गया 4 हो गया, यानी Q2 Q/2 हो गया, और R सेम है, तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा, ये 1/4, ये 1/2, 1/8, हो गया सीधा आंसर। अरे हो गया। ये तो प्रैक्टिस, मतलब पहले शुरुआत में जब तुम करोगे तो इतना बड़ा करोगे, जब ऐसे ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार 4 बार आएंगे तो करो डायरेक्ट। नीट वगैरह में अगर क्वेश्चन आता है तो इतना टाइम थोड़ी होता है बच्चों को पूरा सॉल्व करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे इस तरह से। फिर समझ आया ये वाला टॉपिक, ये वाला तरीका। तुम्हारे पास बायो है? अच्छा, कंफ्यूज मत करना उस चीज के साथ। कौन सी वाली चीज के साथ? रेशियो वाली चीज के साथ, वो 1:1 दोनों फोर्स का रेशियो है, और ये है भाई रोज आ रही है, रोज बारिश आ रही है, फिर भी गर्मी बहुत है ना। भयंकर है, तगड़ी है ना। एक बार भी आ गया। ठीक है, सर जो कितने सर के पेपर होंगे वो HBSC होंगे CBSC? HBSC से, उसके बाद होंगे CBSC। हाँ उसके अगले बैच, मतलब जो 11th में है इस बार, उनके CBSC वाला चलेगा। उनके बहुत बच्चे कृषि में आ गए, कौन से? सोनाली आ गई, तो वो तो कॉमर्स में है ना। कॉमर्स में सोनाली, कॉमर्स में किसमें है वो? बायो होगी फिर उसके। बायो। हाँ तो बायो नहीं है ना हमारे स्कूल में। सर आकाश सर पढ़ाते थे बायो, वो 10वीं तक पढ़ाते हैं। आकाश सर बायो के टीचर थोड़ी, बायो मैं पढ़ा दूँ 10वीं तक, तू मुझे रुपए दे तो मैं 11वीं 12वीं पढ़ा दूँ। मतलब मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा 11वीं 12वीं पढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। बाकी बायो के टीचर नहीं है आकाश सर।
तो मैं कौन सा बायो? किस चीज के? मैथ के? फिजिक्स। फिजिक्स के? फिजिक्स जो पढ़ाते नहीं है। फिजिक्स में पढ़ाता हूँ ना, इसलिए इस बार वो पढ़ा रहे हैं साइंस पूरी। ऑनर्स बायो पढ़ाते हो 10th? मैं भी पढ़ाता हूँ 10th तक बायो, ट्यूशन में तो पढ़ाता ही हूँ। तो बायो तो कोई भी पढ़ा लेता है 10th तक। हाँ, नॉन मेडिकल है। क्योंकि आप बायो पढ़ा लेते हो 10th तक। बहुत लोग पढ़ाते हैं, मैं ही क्या बोलते हैं, आशु भाई साइंस एंड फन, वो फिजिक्स का टीचर है, बायो पढ़ाता है। आपने उसमें ली होगी ना एडिशनल में बायो? नहीं, 10th तक ही पढ़ी है। 10th तक ही पढ़ी है बायो में। फिर भी पढ़ा दूंगा। पढ़ लो। अरे पढ़ के पढ़ाता हर कोई। ऐसे हमारे यहाँ केमिस्ट्री के टीचर अब वो बायो पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ा देते हैं। कौन से? नहीं ना, हम करनाल से हैं वो। हाँ 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 सरकारी स्कूल में। हाँ हाँ, तो कोई भी पढ़ा देता बायो, तो उसमें क्या है भाई, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता कोई भी। विपिन जैन सर इंग्लिश के टीचर है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, मैथ पढ़ा लो। यूँ कह दे मैं पढ़ के 11th 12th की मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा मैं, हैं। और क्या बोलते हैं, बायो भी बायो तो पढ़ाती है 9th 10th को, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ। और सर ये भी सब बारिश में इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, समझ आएगा ये। थोड़ा इनकी प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से आ जाएगा। कराएंगे भाई, ये तो करा लें। इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, मैं कहता रहा हूँ 2 टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक और क्वेश्चन लिखो, ये है 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल स्मॉल बॉल्स केप्ट सम फिक्स्ड डिस्टेंस अपार्ट exert a repulsive force F on each other। ठीक है, तो 2 इक्वली चार्ज्ड है, इस पे चार्ज Q है। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, हम अपने आप से मानेंगे सब कुछ। उसने कहा है 2 इक्वली चार्ज्ड, इक्वल चार्ज है तो दोनों पे मैंने Q मान लिया। चार्ज की वैल्यू नहीं बताई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम अपने आप से मान लेंगे Q और Q आर एट फिक्स डिस्टेंस। कितना रखा है? फिक्स डिस्टेंस R, उसने दे नहीं रखा, हमने मान लिया। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अरे दोनों पॉजिटिव है। अच्छा पिछले वाले क्वेश्चन में ध्यान रखो, पिछले वाले क्वेश्चन में पहले अट्रैक्टिव लग रहा था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में जो अभी कराया है, और बाद में नहीं ग्रेविटेशनल वाले की नहीं कह रहा मैं, 16 और -8 वाले की बात कर रहा हूँ। पहले अट्रैक्टिव हो गया और फिर बाद में रिपल्सिव हो गया। तो क्या कह रहे हैं, 2 इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है फिर से, यानी अगर इनको टच भी कराएं तो सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। इन दोनों के बीच में फोर्स है F, फोर्स कितना है और F की वैल्यू बताओ, बोलो। फोर्स F है इन दोनों के बीच में, F की वैल्यू बताओ जल्दी से। सेम है तो F रहेगा KQ² रेशियो सेम रहेगा। अरे रेशियो छोड़ना, रेशियो की बात नहीं कर रहा मैं, रेशियो खत्म, रेशियो की बात जब करेंगे फिर। इस पे फोर्स कितना है और इस पे फोर्स कितना है और इन दोनों का रेशियो वो अलग है। मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, KQ²/R²। वही तो, रेशियो की जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक सिमिलर अनचार्ज, ये दोनों सिमिलर चार्ज है, इसी का जैसा एक और चार्ज लेकर आए, लेकिन वो चार्ज नहीं है, उस पर कुछ भी चार्ज नहीं है। सिमिलर अनचार्ज बॉल लेकर आए, आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम, किसी एक से टच करा दिया इनमें से, मान लो इससे टच करा दिया, इसको बोल देते हैं A, इससे बोल देते हैं B। फिर एक और चार्ज लेके आए C, शुरुआत में चार्ज कितना है 0, और टच करा दिया इसको इससे, मान लो किससे A से, जिसके पे चार्ज कितना है Q, C से टच करा दिया, ठीक है। आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम, ठीक है, एक सिमिलर अनचार्ज लेके आए, आफ्टर टचिंग वन ऑफ देम is placed at mid point of the joining of the two balls। हाँ, सर का फोन आ रहा है, तू नमन को उठा ले, इसको रोक पहुंच कर। तो क्या करा, ये थर्ड चार्ज लेके आए C, इसको A से टच कराया, मान लो यहाँ से टच कराया, और फिर इसके मिड में रख दिया, बीच में, जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक ये आंधी रुकेगी नहीं। इसको यहाँ रख, इससे टच करा के और उसके मिड में रख दिया, किसको C को। तो बताना है C पर कितना फोर्स लगेगा। तो मतलब क्या करा, फाइनली क्या हुआ, फाइनली
ए को तो यहीं रहने दिया, बी को भी यहीं रहने दिया जितने दूर था। इस पे कितना चार्ज रह जाएगा बताओ? ए पे, बी पे तो क्यू ही है, ए पे कितना हो जाएगा चार्ज? ए पे इक्वल क्यू प्लस क्यू नहीं Q/2। अरे एक पे 0 एक पे क्यू है, आधा आधा चार्ज आ जाएगा, तो इस पे Q/2 रह जाएगा। और अब बीच में क्या रख दिया? सी रख दिया, उस पे कितना चार्ज है? Q/2। Q/2। तो बताना इस पे फोर्स कितना, इधर साइड रखा जाएगा ना बीच में। तो फोर्स ऑन सी बताना है इन टर्म्स ऑफ एफ। सी तो इधर साइड रखा जाएगा ना, इन दोनों के बीच में रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सी को लेके आए, इससे टच कराया और फिर इसके बीच में रख दिया। तो अब बताओ सी पर कितना फोर्स लगेगा? इसका मतलब एफ Q1 ऐसा करो, बीच में रखा है, इसको मान लो 2r डिस्टेंस, हमारी मर्जी, हम इसको r बोले 2r बोले, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r। ये इसलिए आसान हो जाएगा ना, इसका टोटल हो जाएगा, इसका टोटल हो जाएगा, प्लस कर देंगे, प्लस थोड़ी करेंगे। इसके वजह से बताओ किस तरफ फोर्स लगेगा? इसके वजह से किस तरफ फोर्स लगेगा? इस तरफ, रिपल्सिव। माइनस, ये इसको रिपेल करेगा, वो भी इसको रिपेल करेगा, तीनों पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो फोर्स ड्यू टू ए, तो फोर्स ड्यू टू बी, तो नेट फोर्स बताना है इन टर्म्स ऑफ एफ। तो कैसे होगा मैं कर देता हूं जल्दी से। एफ बराबर कितना होगा? K² अपॉन 4r²। बोलो, फोर्स ऑन ए, के ए की वजह से, ए की वजह से कितना फोर्स होगा? K² अपॉन 2r²। के क्यू इंटू क्यू, सॉरी Q/2 है ना, बोलो। ए की वजह से इस पर कितना फोर्स आएगा? के इंटू ये कितना होगा? Q²। तो रेडियस वही है ना, सिर्फ रेडियस नहीं, डिस्टेंस डिस्टेंस। बताओ। अरे ये डिस्टेंस कितना है? 2r, तो ये डिस्टेंस कितना है? r। ये तो r, ये तो इधर 4r क्यों आएगा? Q/2 Q/2 into Q/2 तो r लो, Q/2 ये चार्ज मल्टीप्लाई ये चार्ज अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब कितना हो जाएगा? K² अपॉन, मान लिया नहीं, आएगा ही नीचे 4r²। बोलो, फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू बी वो इतना नहीं रहेगा, वो आएगा K² अपॉन 2r²। अगर चल सी, अब तुम बताओ, तुम बताओ। Q/2 और बी नहीं होगा Q/2, अरे पूरा लिखता हूँ, लो पूरा। हाँ ठीक है, पूरा लिखूं? नहीं आ रही है, Q इंटू Q/2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस, 2 नीचे आ जाएगा। अरे वो 2 नहीं, 2 अच्छा, अब पहले मैथ से देख के बताओ कौन सा फोर्स बड़ा है, FAC या FAB? FAC है, BC बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये है 1/4 टाइम्स। अरे ये वाला फोर्स बड़ा, AC बड़ा है, बताओ। AC बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये वाला फोर्स FAC, सबसे बड़ा AC इन दोनों में से AC बेटा BC बड़ा है, BC बड़ा है, वो 1/4 है, वो 1/4 है, 1/2 है, अच्छा अभी ठीक है, हाँ 1/4 है, 1/2। दूसरा ऐसे ही समझ सकते हो, ये छोटा चार्ज है हाँ वो बड़ा है, और ये बड़ा चार्ज है। बड़ा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, छोटा चार्ज है तो कम फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या बचेगा इस पे और किस डायरेक्शन में बचेगा? नेट फोर्स कौन सा बचेगा? कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है ना, तो नेट फोर्स बचेगा, मैंने आपको उस दिन बताया था, बड़े वाले वेक्टर में से छोटा वाला वेक्टर माइनस कर देते, तो बड़ा वाला फोर्स ये है, बोलो, और ये वाला फोर्स छोटा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, K² अपॉन 2r² माइनस K² अपॉन 4r²। ये है, तुम ये K² अपॉन r², K² अपॉन r², ये तो सेम ही है, ये है 1/2 और ये है 1/4। तो बताओ आधे में से 1/4 माइनस करेंगे, अरे आधे में से 1/4 माइनस करेंगे तो 1/4 बचेगा, करके देख लो कितना आएगा। अरे भाई 2 आएगा,
एलसीएम 4 आ गया, ये तो ऑब्वियस है। आधे में से एक चौथाई घटाएंगे, आधा हो गया ये, आधे में से आधे का घटा दी। हाँ ये हो गया पूरा आधा, इसमें से ये घटा दो तो आधा ही तो बचेगा, मतलब आधे का आधा ही तो बचेगा। ये पूरा आधा है, ये 1/4 है, पूरा ये पूरे में से आधे तो पूरे में से 1/4 घटा दिया तो यही तो बचेगा, 1/4 बचेगा, तो 1/4 बचा, मतलब हाफ में से 1/4 बचा है तो 1/4 बचेगा, तो 1/4 बचेगा, तो ये बचेगा KQ² / 4R²। तो नेट फोर्स कितना बचेगा, KQ² / 4R²। किस डायरेक्शन में बचेगा, बोलो, इस डायरेक्शन में, है ना। और फिर पूछा है जो नेट फोर्स आया C पर, उसके कंपेयर में कितना होगा, सेम ही है, क्योंकि ये वाला फोर्स कितना था, ये रहा ना, शुरुआत में मैंने यही तो लिखा था। ठीक है, तो लिख लो जल्दी से। ऐसे आप करवा दो, ऐसे तो हो जाएंगे, क्या क्वेश्चन देखेंगे ना, जब नहीं होंगे। नहीं क्यों नहीं होंगे, जब पहले तो तुम जो मैं करा रहा हूँ वो प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद जब तुम क्वेश्चन किसी वीडियो को चलाओ, उस वीडियो के साथ साथ प्रैक्टिस करो, फिर जब तुम एक बार रिवाइज कर लोगे फिर अगले चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन करो वीडियो देख देख के। जैसे जतिन मुझसे पूछ रहा था कि वही क्वेश्चन नहीं हो रहे मेरे से, फिर मेरा मन नहीं करता क्वेश्चन करने का, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेज रहा हूँ, उस वीडियो से क्वेश्चन कर, तू पहले ट्राई कर खुद, तुझसे नहीं होता फिर वीडियो देख, फिर हो जाएगा तुझसे, भाई वीडियो देख के लगे हो ही जाएगा, ऐसे तू करता जा। अब फिर तू वापिस आ, जब तू 1 महीने बाद वापिस आएगा उस चैप्टर पे, फिर तू कर अननोन क्वेश्चन जो किसी बुक से उठा कर, फिर होने लग जाएंगे तेरे से। ऐसे कैसे हमें पेपर में भी, क्योंकि अब जैसे चौथा चैप्टर चल रहा है उनका, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर तक उन्होंने ऐसे ही क्वेश्चंस करे, कैसे, वीडियो देख देख के। अब फोर्थ चैप्टर में जो जो फर्स्ट चैप्टर के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटेड क्वेश्चन, फोर्थ चैप्टर में जितने बिना वीडियो कर रहे हैं, बिल्कुल अननोन क्वेश्चन है उसके सामने, एकदम नया नया लिखा है मैंने, सॉल्व करके दे दिया। क्यों, क्योंकि पिछले 3 चैप्टर से उसने तैयारी करी है। तो ये होता है, शुरुआत में नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। पेपर है वैसे कि कर तैयारी सी वैसे कौन, हाँ, तो वो कर रहे हैं, वो हिसाब से कर रहे हैं, तो बढ़िया, अब क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस उन्हें आ गए कि हाँ भाई इस तरह के क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, तो ऐसे तुम्हें करना पड़ेगा। क्योंकि फिजिक्स थोड़ा अप्लाई करने में दिक्कत होती है, सबको ही होती है, वो सीखना पड़ता है, 1 आध महीना 2 महीना लगता है टाइम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, क्वेश्चन कैसे होते हैं सॉल्व, क्वेश्चन कैसे नहीं होते। देख हमें हमेशा है हाँ 8 हाँ और 10 की है, नहीं, 9 की है, 8th की है, 9th अच्छा 10 में काफी की, 9 में 8th की है, 8 में शायद हो गई 8th की है। ये उनका है गौरव हर बार बैच वाले की, गौरव का बैच 10वीं में था ना उस समय, हाँ जब तुम 8th में थे, तुमसे 2 साल आगे तो हैं वो, 1 साल आगे हैं, तो फिर 9th की है। 8 में हाँ उनका 12th हो गया ना। कितनी बनी सर गौरव की 76 या 80 बनी है शायद। मेडिकल में लिख लिया है, हाँ चलने का कोई दिक्कत, लिख लिया, बिठा दो। क्या कह रहा है, तेरी आ जाएगी क्या 80, हाँ आ जाएगी, 80 तक ही जाएगी। पड़ेगा
अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बिना पढ़े हमारी 86 साल है। 10th में तो बस ऐसे ही है, क्या करें। मैथ में लाते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? देखो एक्चुअल में पता होता क्या है, Q1 चार्ज Q2 चार्ज। तो एक्चुअल कंसेप्ट ये कहता है कि Q1 चार्ज Q2 पर फोर्स। अच्छा पहले बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है? अभी तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है। लग रहा है भाई, ज्यादा दूर थोड़ी है। अभी नहीं लग रहा, अभी डिस्टेंस आर है। हाँ मतलब मैंने डिस्टेंस आर कह दिया तो अब लग जाएगा। तो Q1 चार्ज है Q2 चार्ज है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। ठीक है, कौन सा फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट? नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट कराने की जरूरत नहीं है, बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स लग जाता है ना। जैसे ये इसके और धरती के बीच में लगता है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी धरती ने इसको खींच लिया और नीचे की तरफ चली गई है बॉडी, तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के पीछे फील्ड का कंसेप्ट आता है कि ये कहते हैं कि जैसे अर्थ है, इस पर फोर्स लगा रही है। कैसे लगा रही है? अर्थ ने अपने एक ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रखी है, और उस ग्रेविटेशनल फील्ड में कौन आ गया? ये बॉडी आ गई। ठीक है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में ये बॉडी आ गई, उसके वजह से इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। सेम यहाँ कंसेप्ट होता है, Q1 चार्ज है, ये अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और चारों तरफ बनाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ गया? Q2। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ गया? Q2। तो Q2 पे क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स। वो डिपेंड करता है कि कैसा चार्ज है। ठीक है, और Q2 क्या बनाएगा? Q2 भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन आ गया? Q1। तो Q1 पे भी क्या लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो कंसेप्ट ये कहता है कि Q1 चार्ज जो कूलम्ब फोर्स लग रहा था, वो एक्चुअल में लग कैसे रहा था? Q1 चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 है, Q2 रखा हुआ है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से Q2 का फोर्स लगा। Q2 ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये Q1 रखा है, तो उस Q1 की वजह से Q1 पर फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, कितनी फोर्स लगती है, क्या कंसेप्ट है, तो वो बताते हैं। मान लो कोई Q चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज, और ये फिक्स्ड है अपनी जगह पर, और इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P। हम देखना चाहते हैं ये Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है और कितने मैग्नीट्यूड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन होगी। तो Q चार्ज है, इसके वजह से चारों दिशाओं में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, हर तरफ स्पेस में। ये Q चार्ज है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 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 पूरे आगे पीछे हर जगह बनेगी। तो हम देखना चाहते हैं P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस Q चार्ज की वजह से, जो P पॉइंट r दूरी पर है। तो वो उसका कंसेप्ट ऐसा कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू फोर्स ऑन 1 कूलम्ब चार्ज या यूनिट कूलम्ब चार्ज। हम है ना, हम 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पर रख दें इस जगह पर, और चेक करें उस 1 कूलम्ब चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है। जो फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे P पॉइंट पे? बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E वेक्टर क्या होगा? इस पे 1 कूलम्ब चार्ज रखो, इमेजिन करो यहाँ पे हमने 1 कूलम्ब चार्ज रख दिया, तब उस 1 कूलम्ब चार्ज पे कितना फोर्स होगा? बताओ। Q1 कितना है? Q इंटू में 1 अपॉन, बताओ यही होगा? बोलो भाई, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से फोर्स यहाँ पर 1 कूलम्ब चार्ज पर। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? पॉजिटिव 1 कूलम्ब चार्ज।
पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी? हैं? अरे इतनी जल्दी थोड़ी बोलेगा, उस दिन तो रात को लाइट नहीं थी, पूरी रात से लाइट नहीं थी, सुबह तक नहीं थी, जब जाके बोला है। अभी तो आधा घंटा हुआ लाइट गए। अब बता, इस क्यू चार्ज की वजह से 1 कूलम चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? पॉजिटिव है ना दोनों, प्लस 1 कूलम लिया हमने, इस तरफ फोर्स लगेगा तो, है ना। मैं तो उसके ऊपर देख रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स की वैल्यू तो आ गई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आ गई, और डायरेक्शन ये है ना। डायरेक्शन इस तरफ ऐसे लिख लो, अभी तो बाद में समझाएंगे कैसे लिखनी है। अरे देख ले महाराज, तू तो थक गया तू तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और डायरेक्शन ये हो गई। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? यूनिट होगी इसकी, 1 कूलम चार्ज पे फोर्स बताता है, 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, तो इसका यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। 1 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगा, कितने न्यूटन फोर्स लगा, उस हिसाब से इसकी यूनिट आती है। एक और तरीके से डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? ऐसे डिफाइन करते हैं कि मान लो क्यू चार्ज है, उसके वजह से आर दूरी पर हमें चाहिए कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आर दूरी पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम चाहते हैं निकालना इस पी पॉइंट पर। तो क्या करो, एक क्यू चार्ज रख दो, कौन सा चार्ज रख दो? क्यू, और उस पर फोर्स निकालो। तो बताओ फोर्स ऑन क्यू चार्ज, फोर्स ऑन क्यू चार्ज बताओ कितना आएगा? फोर्स आएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही आएगा फोर्स। अरे बोलो, ये फोर्स आएगा। हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्ट डेफिनेशन क्या है? 1 कूलम चार्ज पर कितना फोर्स है, क्यू चार्ज पर कितना फोर्स है, इतना। तो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज कितना आ जाएगा? ये तुम्हारा यूनिटरी मेथड यूज होगा यहाँ पर। यूनिटरी मेथड क्या कहता है? मान लो 5 एप्पल की रेट है 100 रुपए, तो 1 एप्पल की रेट कितनी होगी? 100/5। तो सिमिलर फोर्स ऑन क्यू चार्ज इज इतना, तो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज बोलो 100/5 करा, वैसे यहाँ पर F/Q कर दिया। Q कूलम चार्ज पे फोर्स F है, तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा F/Q है, F/Q। तो F वेक्टर है कितना बता? K Q अपॉन R स्क्वायर इंटू में Q। अरे इससे ये तो मैंने फोर्स रख दिया, Q से Q कट गया। तो फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो होता है। तो आंसर आ गया F वेक्टर अपॉन Q इक्वल टू, ये दूसरा मेथड हुआ। ठीक है, तो एक मेथड तो हो गया 1 कूलम चार्ज मान लो और फोर्स निकाल लो, तो जो फोर्स आएगा वही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा मेथड क्या हुआ? क्यू चार्ज पे फोर्स निकालो और फिर 1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकालो, तो फोर्स बाय क्यू। तो 2 तरीके से डिफाइन होता है। अच्छा, इसमें क्या मानते हैं? इसमें ये कहते हैं जो हमने क्यू चार्ज माना है ना, उसको हम मानते हैं टेस्ट चार्ज। उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। तो जहां पर हमने क्यू चार्ज माना है उसको बोल देते हैं टेस्ट चार्ज। इसको क्या बोलते हैं? हाँ, स्मॉल क्यू को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्यू नोड लिखते हैं कई बार इसको टेस्ट चार्ज। क्यों टेस्ट चार्ज? और लिमिट मानते हैं टेस्ट चार्ज क्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे लिख देते हैं क्यू टेंड्स टू 0, इतना छोटा है। क्यों बोलते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी यहाँ पर। हम किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाह रहे हैं? अरे इस चार्ज की, कैपिटल क्यू की। क्या स्मॉल क्यू चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? बनाएगा। स्मॉल क्यू चार्ज भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन स्मॉल क्यू चार्ज जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कहा कि वो स्मॉल टेस्ट चार्ज है। बेटा ध्यान समझ, वो स्मॉल क्यू चार्ज बहुत छोटा है। स्मॉल क्यू चार्ज कैसा है? बहुत छोटा है। तो स्मॉल क्यू चार्ज अगर बहुत छोटा है तो उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी यहाँ पर वो बहुत कम होगी। तो इसकी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को वो
खरा है ना, मतलब उसको चेंज नहीं कर पाएगा इतना, इसलिए हमने इस चार्ज को क्या माना, बहुत छोटा माना, जीरो माना, लगभग जीरो माना। ठीक है, मतलब इसको इसलिए बड़ा नहीं मानते क्योंकि ये अपना भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो इसके ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग कर देगा, बदल देगा। तो उसका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं ताकि इसका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड ना बदले, इसलिए इसको मानते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज की वैल्यू क्या मानते हैं, जीरो नहीं, बहुत छोटा मानते हैं, बहुत कम मानते हैं। ठीक है, टेंड्स टू जीरो, मैंने इक्वल टू जीरो नहीं लिखा यहाँ पे, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू मतलब फिर तो जीरो ही हो गया, फिर तो है ही नहीं चार्ज। टेंड्स टू जीरो मतलब 0.000000000000000 है ना, 10-20 पीडी तक जीरो तो इतना जीरो। अच्छा, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर F/Q, और यहाँ पर Q क्या है, टेस्ट चार्ज, तो लिखते हैं लिमिट Q टेंड्स टू जीरो। अगर इसको जीरो है तो पूरा चार्ज, फिर तो चार्ज ही जीरो हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखते हैं, लिमिट Q टेंड्स टू जीरो। तो ये दो तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करते हैं, पहला मतलब हमें निकालना हो, और लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आई है, ये तो सब डेफिनेशन की बात है, पर एक्चुअल में तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए निकालने। तो वो कैसे कहते हैं, Q चार्ज की वजह से R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सीधा सीधा KQ/R²। यहाँ पे भी देख KQ/R², ये डेफिनेशन, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिखो जल्दी से। हाँ आने दे, मैं कर लूंगा अपने आप बात। बहुत सारा अरे तू लिख ले जल्दी से बॉस। फिर वो नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कितने बजे मिलता है ऑटो, बस नहीं मिलेगी, बारिश आ रही क्योंकि इसलिए कह रहे हैं। मेरे में बारिश आ रही, जब भी देख छोटे कितने बजे तक मिलता है तुम्हें वो बारिश वाली ऑटो? सर बारिश के हमको पता है, पहले दिन जाना है बारिश में। चलो फिर कल करेंगे। ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज की वजह से R दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KQ/R²। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, इसकी पहले F/Q, सीधा सीधा मान लो, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं, ये लास्ट बता देता हूँ। अगर Q चार्ज है उससे R दूरी पर, बोलो जल्दी से, Q चार्ज है उससे R दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा KQ/R²। और पॉजिटिव चार्ज है ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज। अब जल्दी से बताओ, -Q चार्ज, उसके वजह से मान लो R दूरी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नहीं KQ/R², और डायरेक्शन बदल जाएगी, माइनस है ना, माइनस का डायरेक्शन, हाँ अरे माइनस का जो भी रोल होगा वो डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती अवे फ्रॉम द चार्ज, कैसा है, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स द चार्ज, ऐसे। ये क्या है, अवे फ्रॉम द चार्ज। कल यहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करेंगे टुवर्ड्स द चार्ज। नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज, पॉजिटिव की वजह से, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूरा चैप्टर बनेगा। ये दोनों टुवर्ड्स द चार्ज, ये टुवर्ड्स द चार्ज, वो अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से अवे। ठीक है, बंद कर दो इसको।